नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 लर्निंग फॉर ऑल में। ये वीडियो जो हमने पिछली क्लास में BD 104 107 के 50 क्वेश्चन किए थे, तो ये उससे आगे के प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखेंगे कि उनका विस्तृत क्या व्याख्या हो सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है डिटेल्ड, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51, कला को परिभाषित किया गया है कलयति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि व। तो इसका एक स्पष्ट उत्तर इस प्रश्न का हमें नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ जगह हमें क्षेमराज आचार्य इसका उत्तर मिल रहा है, कुछ जगह में से नहीं मिल रहा है कोई उत्तर। तो इसका उत्तर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई उत्तर। फिर भी अगर कोई एक उत्तर चुनना हो तो क्षेमराज आचार्य इसका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय चित्रकला है। तो भारतीय चित्रकला जो है एक रेखा प्रधान कला है, जिसमें रेखाएं अधिक होती हैं। भारतीय चित्रकला एक रेखा प्रधान कला है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो चित्र सूत्र जो है एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें चित्रकला और दृश्य कलाओं के सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। तो इसमें चित्रकला प्लस दृश्य कला के सिद्धांत इसमें मिलते हैं, और इसका जो उल्लेख है वो पद्म पुराण में मिलता है। तो ये पद्म पुराण में मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। तो भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात जो है वो है ए, चिरंतन सत्य को भारतीय कला प्रतीक के सहारे व्यक्त करना, यानी एक्सप्रेस एटर्नल ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्ट्स सिंबल्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर है बी, 64 कलाओं का। वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है। कला का जो उद्गम है वो इनमें से किस मानवीय भावना की वजह से उत्पन्न होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जॉय। रचना से भी हमें आनंद मिलता है और सौंदर्य से भी आनंद मिलता है, तो कला का उद्गम आनंद, जॉय से होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो कामसूत्र में चित्रकला को शिल्प नाम से, यानी कि क्राफ्ट नाम से संबोधित किया गया है। तो 57 का डी ऑप्शन। नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है, यह किसने कहा। हु सेड दिस डांस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ म्यूजिक। तो इसका उत्तर है सी, भरत मुनि। भरत मुनि ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय है, स्टोनिशमेंट। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य शास्त्र का पिता जो है बाउमगार्टन को कहा जाता है, बाउमगार्टन को। अलेक्जेंडर गॉटलिब बाउमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने 18वीं शताब्दी में एस्थेटिक शब्द का प्रयोग इसके लिए किया था, और इन्होंने ही इसके लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन, कैलोलॉजी कहते हैं। मानव सौंदर्य, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड एज कैलोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कला का प्रमुख उद्देश्य है। तो कला का प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन, क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, लावण्य योजना किसे कहते हैं। लावण्य योजना जो है सुंदरता और बाह्य सौंदर्य का व्यंजन, ये दोनों है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। लावण्य योजना सुंदरता और बाह्य सौंदर्य दोनों का मिश्रित रूप है,
क्वेश्चन नंबर 64, इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय क्षेत्र में विकसित हुई कला और ग्रीक क्षेत्र में विकसित हुई कला, इन दोनों के मिश्रित रूप को ही गांधार कला कहा जाता है। यहाँ समझ लेते हैं कुछ कुछ। मधुबनी जो है बिहार की है, चालू कला साउथ इंडिया की है, दक्षिण भारत की है। ये भारतीय मथुरा कला जो है वो भारतीय कला है, और गांधार कला जो है इंडो प्लस ग्रीक कला का मिश्रण है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, भरहूत स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, भरहूत स्तूप सतना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, सांची के स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सांची के स्तूप का निर्माण का कार्य तृतीय शताब्दी में शुरू हुआ। भारत क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? तो इसका उत्तर है डी, शिला चित्रों से, यानी फ्रॉम द रॉक पेंटिंग्स। भारतीय चित्रकला का विकास रॉक पेंटिंग से हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस तरह की प्रतीकात्मकता लक्षित होती है? तो इसका उत्तर है ए, ज्यामितीय एवं अलंकारिक, जियोमेट्रिक एंड फिगरेटिव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर जो है वो है मानवीय प्रकृति का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इसमें सहानुभूति की भावना का प्रदर्शन नहीं किया जाता, आध्यात्मिकता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, जबकि माना कि शिकार करना, भोजन, पूजा, इन सभी का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, तेल रंगों में मोम को मिला मिलना कर, यानी गलत लिखा हुआ है, मिलाकर हल्का गर्म करें, कैनवास पर लगाना कहलाता है? तो इसका उत्तर है एनकॉस्टिंग। यानी कि अगर रंग को गर्म मोम में मिलाकर कैनवास पर लगाया जाता है तो उसे एनकास्टिंग कहते हैं। जबकि हैचिंग जो है समानांतर रेखाओं रेखाओं के प्रयोग से छायांकन और बनावट जब की जाती है तो उसको हैचिंग कहते हैं। गॉश क्या है? गॉश है जब वाटर कलर को यूज करके बोल्ड और लिविंग चित्रण किया जाता है तो उसको गॉश कहते हैं। वहीं अगर वाटर कलर का प्रयोग बैकग्राउंड में किया जा रहा है तो उसको वॉश कहते हैं। तो चारों ऑप्शन ऐसे, एनकास्टिंग जब रंग को गर्म मोम के साथ मिलाकर कैनवास पे लगाया जाए, एनकास्टिंग। हैचिंग क्या है? जब समानांतर रेखाओं का प्रयोग छायांकन और बनावट में किया जाए तो वो है हैचिंग। गॉस वाटर कलर जब बोल्ड और लिविंग चित्रण में यूज किए जाए तो वो है गॉस। वॉश है तो वाटर कलर का यूज बैकग्राउंड में किया जाए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71, धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वह कहलाता है? तो वो कहलाता है, इसका उत्तर है ए, कोलाज। यानी कि द क्रिएशन मेड बाय स्टिकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड कोलाज। ओके, अगला। अब क्वेश्चन नंबर 72, अवनद्यवादों के आदि देव हैं? तो इसका उत्तर है सी, महेश। भगवान जो महेश हैं यानी शिव हैं वो अवनद्यवादों के आदि देव हैं। अवनद्यवाद वो होते हैं जहाँ पे झिल्ली होती है। अगला, उस्ताद फैयाज खान का संबंध किस घराने से है? तो उस्ताद फैयाज खान का संबंध जो है वो आगरा घराने से है, और जो अतरौली घराना है ये अलीगढ़ में, ग्वालियर घराना ग्वालियर एमपी, आगरा आगरा ये यूपी में आगरा घराना, और किराना घराना ये भी यूपी के किराना में। और ये सभी जो घराने हैं ख्याल गायन से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न, जांगड़ा गीत कहाँ का लोक रूप है? जो जांगड़ा गीत है वो हरियाणा का, जांगड़ा जनजाति का किया जाने वाला लोकगीत है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, वह स्वर जो अपने नियत स्थान से हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विकृत स्वर। उससे पहले समझते हैं क्या होते हैं। शुद्ध स्वर जो होते हैं, जो मूल रूप में होते हैं, जो अपने मूल रूप में जो गाए जाते हैं, वो होते हैं शुद्ध स्वर। ये थोड़ा सा अपने स्थान से अगर भटक जाए, विकृति आ जाए, परिवर्तन हो जाए, शुद्ध स्वरों में परिवर्तन जब आएगा तो वो है विकृत स्वर। इसके दो टाइप हैं, एक टाइप है कोमल स्वर, एक तीव्र स्वर। अगर एक मूल रूप से नीचे गाया जाएगा तो कोमल, मूल रूप से ऊपर गाया जाएगा तो तीव्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकृत स्वर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, वह स्वर जो अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे उतर कर गाए जाते हैं वो कोमल स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न स्वरों में से अचल स्वर कौन सा है? तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7 होते हैं। 7 कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसको बोलते हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन सातों स्वरों में से जो दो स्वर हैं, एक षडज और एक पंचम, ये स्वर जो हैं वो है अचल स्वर, क्योंकि ये बदलते नहीं है। तो इसके आधार पे बाकी जो 5 स्वर है वो चल स्वर है, षडज और पंचम ये अचल स्वर हैं। तो इसका उत्तर जो है वो सी, पंचम, क्योंकि ये चल स्वर है, ये चल स्वर है, ये चल स्वर है, यही ये अचल है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो तार सप्तक की जो ध्वनि है उसको समझने से पहले समझते हैं कि तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक जो है वो उच्च पिच के स्वर होते हैं। जिन स्वरों की उच्च पिच होगी वो स्वर तार सप्तक कहलाते हैं। और ये तालु से, तालु से यानी पैलेट से गाए जाते हैं, उनको तार सप्तक कहते हैं। वहीं जो मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक ये कंठ से या गले से गाए जाते हैं। वहीं जो मंद सप्तक है, ये छाती से यानी चेस्ट से गाए जाते हैं। तो क्या प्रश्न है ये, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है वो होगा तालु, पैलेट, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान जो है वो कंठ या गला है, यानी कि ए, थ्रोट, गला, कंठ। अगला प्रश्न, तीव्र स्वर की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो तीव्र स्वर की जो पहचान है वो वर्टिकल लाइन से की जाती है, ए ऑप्शन इसका, वर्टिकल लाइन
एबव स्वर, यानी स्वर के ऊपर खड़ी लकीर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है कहलाता है, इसको कहते हैं गमक। इसमें समझने वाला नहीं है कुछ, आप इसको याद करिए ऐसे ही। स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है उसे गमक कहते हैं। और इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है आपको वो ग्रुप में मिल जाएगी। पिछली वीडियो के साथ भी हमने कहा था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन वो पीडीएफ ग्रुप में अभी अपलोड नहीं हुई है। लेकिन ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। उसमें सॉल्यूशंस के कुछ कुछ बिंदु हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो आपको बहुत फायदा करेगा अपनी तैयारी में, अपना एग्जाम बेहतर बनाने में। तो आप उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस स्वर को राग का राजा कहा जाता है? तो राग का राजा जो है वो वादी स्वर को कहा जाता है। अच्छा, वादी स्वर क्या है? वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, क्योंकि इसे सबसे अधिक बार गाया और बजाया जाता है। इसीलिए राग का राजा जो है वो वादी स्वर होता है। वहीं दूसरा जो महत्वपूर्ण स्वर है वो है संवादी स्वर, जिसे रानी स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, गौरीचा किस राज्य का धार्मिक लोक नृत्य है? गौरीचा जो है वो महाराष्ट्र का धार्मिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, जिन वाद्यों में वायु किसी छिद्र से होकर उत्पन्न करती है उसे वह वाद्य कहलाते हैं। तो इससे पहले समझ लेते हैं कि वाद्य यंत्र क्या क्या है। तो तत्वाद, इसमें तार होते हैं, तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो तत्वाद्य कहलाते हैं। अवनाद्यवाद होते हैं झिल्ली, जिनमें झिल्ली के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो तत्वाद्य कहलाते हैं। सुशिरवाद्य, सुशिरवाद्य वो हैं जो वायु के प्रवेश से, वायु के प्रवेश से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें सुशिरवाद्य कहते हैं। तो वायु प्रवेश। घनवाद्य जो है वो जो धातु के बने होते हैं। तार सप्तक में देखिए, हारमोनियम, सारंगी, ऐसे ही इसमें तबला, अवनाद्य में तबला, ढोलक, वायु प्रवेश में शंख, बांसुरी, ये हो सकता है मंजीरा, इस तरीके से। तो इस ये प्रश्न था आपका कि जिन वाद्यों में वायु किसी छिद्र से होकर शब्द उत्पन्न करती है वह वाद्य कहलाते हैं। तो वायु से सुशिर। तो 84 का जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से अवनद्यवाद का उदाहरण है। अवनद्यवाद जिसमें झिल्ली होती है, झिल्ली जो है, वीन जो है वो वायु से, तो ये नहीं होगा। शंख वायु से, मंजीरा मेटल से, धातु का बना होता है, तो खजरी, यानी इसका उत्तर जो है वो है खजरी, सी ऑप्शन खजरी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से तत्वाद्य का उदाहरण है। तत् यानी तारों से बना हुआ। तो खंजरी जो है वो है, ये अवनद्य है, ढोल भी अवनद्य, नगाड़ा भी अवनद्य, सारंगी तत्। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना जो है ग्वालियर घराना है। इस 16वीं सदी से प्रचलित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, किराना घराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? तो इसका उत्तर है सी, ख्याल गायन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, ठुमरी का जन्म स्थान माना जाता है। तो ठुमरी का जो जन्म स्थान है उसे लखनऊ को माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है?
संगीत का तानसेन का संबंध जो है वो मुगल राज दरबार से भी रहा है और ग्वालियर से भी रहा है और रीवा के शाही दरबार से भी रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन, यानी रीवा, ग्वालियर और मुगल। क्वेश्चन नंबर 91, पोंगल का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? पोंगल का त्योहार सूर्य को समर्पित है और ये 4 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय अवकाश, कौन कौन से? एक तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये है गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्रता और ये गांधी जयंती। अगला प्रश्न, पोंगल का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो क्वेश्चन नंबर ए का 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस त्योहार की नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो इसका उत्तर है ए, ओणम। ओणम त्योहार में जो है नाव चलाई जाती है ओणम त्योहार के आयोजन में, जिसे वल्लम कल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयासों से गणेश चतुर्थी फिर से एक निजी पारिवारिक उत्सव बन गया? इसका उत्तर है डी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, पोंगल या संक्रांति त्योहार क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर है सी, फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 97, गोपाल नायक का संबंध है? तो इसका उत्तर है सी, संगीत से, क्योंकि ये संगीतज्ञ थे इसलिए ये संगीत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, दिवाली दीपावली का संक्षिप्त रूप है, दीपावली शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बी, रो ऑफ लाइटिंग लैंप्स, यानी जलते दीपकों की पंक्ति। जब भगवान राम आए, जब भगवान राम आ रहे थे तो लोगों ने अपने घरों के बाहर दीपक रखे, इसी वजह से इसको रो ऑफ लाइटिंग लैंप, जलते दीपकों की पंक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, मुहर्रम पर किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, इमरान हुसैन। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। जो कि शिया मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस दिन इमाम हुसैन का की मृत्यु हुई उसे आसुरा, यानी 10th डे ऑफ मुहर्रम, और ये इनकी मृत्यु जो इमाम हुसैन की हुई, ये एक लड़ाई में हुई जिसको करबला की लड़ाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, रमजान के पवित्र मास के अंत में जो ईद मनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पहले समझ लेते हैं मिलादुन नबी क्या है। ये मोहम्मद पैगंबर की जयंती है। ईद उल फितर जो है रमजान के अंत में मनाई जाती है, तो ये रमजान से संबंधित है ईद उल फितर। ईद उल अजहा जो है वो इब्राहिम के बलिदान की कहानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। इसी को बकरीद भी कहते हैं, ईद उल अजहा को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, ईद उल फितर। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और वहाँ ये पीडीएफ आपको तैयारी में बहुत मदद करेगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।